हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो मैं कुलवीर सैनी स्वागत करता हूं आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल बायोमेड इजी पर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कोडोमिनेंस के बारे में। तो आज का हमारा जो दिन है वो क्या है, 12th क्लास का है, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक है कोडोमिनेंस। तो इससे पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको मल्टीपल एलिलिज्म के बारे में बता दिया था और उसके साथ साथ मैंने आपको समझाया था इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में। तो ये जो लेक्चर होगा इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कोडोमिनेंस के बारे में। कोडोमिनेंस होता क्या है और इसके क्या एग्जाम्पल है। पहले इसको हम एनसीईआरटी वाले एग्जाम्पल से देखेंगे, फिर थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस भी जाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है, को का मतलब क्या होता है यहाँ पर सात। को का मतलब क्या होता है यहाँ पर सात। को का मतलब क्या होता है यहाँ पर सात। कि मतलब कि जब भी डोमिनेंस होगा, डोमिनेंस का मतलब होता है कि जब भी एक्सप्रेशन होगा तो वो एक साथ होगा। इसका मतलब क्या होता है, पहले इसके बारे में हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि क्या होता है जब when two alleles alleles tend inherit together, एक साथ वो क्या करते हैं, जाते हैं इन प्रोजेनी and both allele are expressed, दोनों के दोनों क्या करते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस्ड करते हैं। इसको क्या बोला जाता है, कोडोमिनेंस। इसका मतलब कि एक पेरेंट से आया, मींस मेल साइड से आया, दूसरा फीमेल साइड से आया, दोनों ने अपने आप को क्या किया, एक्सप्रेस किया। इसी को क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंस बोलते हैं। और जब हम कोडोमिनेंस को पढ़ते हैं, ठीक है ना, अब इसको जब हम कोडोमिनेंस को पढ़ेंगे, इसका एग्जाम्पल क्या है, सबसे पहले एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर इसके बारे में दो चार बातें और लिखेंगे। तो सबसे बेटर इसका जो एग्जाम्पल है और जो एनसीईआरटी ने पढ़ा रखा है वो क्या है, ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुप। क्या है इसका एग्जाम्पल, ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुप। अब यहां पर क्या पूरा ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुप इसका एग्जाम्पल होता है, नहीं। ह्यूमन एबीओ ब्लड के अंदर जो एबी ब्लड ग्रुप होता है वही एग्जाम्पल होता है किसका, कोडोमिनेंस का। अब हम देखने वाले हैं, क्योंकि जो ये ब्लड ग्रुप होता है ये कॉम्प्लीट डोमिनेंस को भी फॉलो करता है। मींस मेंडल का जो फर्स्ट लॉ है ये उसको भी फॉलो करता है और साथ साथ में कोडोमिनेंस को भी फॉलो करता है। तो अगर हम देखते हैं कि जब ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुप की हम बात करते हैं, तो जो ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुप होता है ये बनता कैसे है, तो अब आपको पता है, क्योंकि ये ब्लड ग्रुप है तो फॉर्मेशन कौन करेगा, कोई ना कोई जीन ही करेगा। तो जब जीन अपने आप को क्या करेगा, प्रोटीन में कन्वर्ट करेगा, मींस जीन से क्या बनेगा, आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगी, प्रोटीन से क्या होता है, फिनोटाइप आता है। तो क्या करेंगे कि इस एबीओ ब्लड ग्रुप को बनाने का काम भी कौन करता होगा, आप बोलोगे सर इसको बनाने का काम करता है कोई जीन। तो क्या होता है कि जो एबीओ ब्लड ग्रुप होता है, एबीओ ये जो ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप डिटरमाइन बाय किसके थ्रू होता है ये, इसको डिटरमाइन कराने का वर्क करता है जीन आई। कौन करता है, जीन आई। तो जो कैपिटल आई जीन होता है वो क्या काम करता है, एबीओ ब्लड ग्रुप बनाने का काम करता है। अब ये कैसे काम करता है कि जो आई जीन होता है, ये जो आई जीन होता है, ध्यान से सुनना पॉइंट को, ये जो आई जीन होता है इसके पास क्या होते हैं, आई जीन हैव 3 अलील्स। इसके पास कितने अलील्स होते हैं, 3 अलील्स होते हैं। जो कि मैंने मल्टीपल एलिलिज्म का केस आपको बताया है, उसमें भी ब्लड ग्रुप ही एग्जांपल था। जनरली अकॉर्डिंग टू मेंडल एक कैरेक्टर के केवल दो ही, एक जीन के केवल दो ही अलील आपको देखने को मिलते हैं, या तो डोमिनेंट था या फिर वो रिसेसिव था। लेकिन यहाँ पर कितने देखने को मिलते हैं, आपको 3 देखने को मिलते हैं। कैसे कि जो पहला इसका अलील होता है जीन आई का, वो होता है आई ए। कौन सा होता है, आई ए। जो सेकंड होता है वो क्या होता है, आई बी होता है। और जो थर्ड होता है वो क्या होता है, स्मॉल आई, या इसी को आप लिख सकते हो आई नॉट, आई जीरो। अगर ध्यान से देखो, इनके ऊपर मैंने यहां पर इस तरह से इनको लिखा है, यहां पर मैंने इस तरह से जीन आई के ऊपर ये यहां पर लेटर जो लिखे हैं इनको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। इनको क्या बोला जाता है, सुपर स्क्रिप्ट। इनको क्या बोला जाता है यहाँ पर, सुपर स्क्रिप्ट। जैसे कि वहां पर आप डोमिनेंट रिसेसिव बोल लेते हैं, यहाँ पर हमने क्या बोल दिया, इनको सुपर स्क्रिप्ट बोल दिया। अब ये जीन तो एक है,
अलील इसके क्या है, 3 है। अब ये जो 3 अलील हैं, जैसे कि IA अलील है, जब ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, प्रोटीन बनाएगा, तो एक अलग फिनोटाइप देखने को मिलेगा। जब IB अपने आप को एक्सप्रेस करके प्रोटीन बनाएगा तो अलग फिनोटाइप देखने को मिलेगा। और जब स्मॉल आई अपने आप को एक्सप्रेस करके प्रोटीन बनाएगा तो एक अलग फिनोटाइप हमें देखने को मिलेगा। अब वो कैसे कैसे होते हैं, अब हम इनको देख लेते हैं कि अगर हम बात करते हैं यहां पर हम समझ लेते हैं कि किस तरह से एक्चुअल में ब्लड होते हैं। और ब्लड ग्रुप आप कैसे देखते हो कि हमारे पास क्या होती है, आप जानते हो कि सर हमारे पास होती है RBC। हमारे पास क्या है, RBC को हमने इसको ऐसे ड्रॉ कर लिया है कि हमारे पास क्या है, इस तरह से हमारे पास क्या है, ये RBC है, बिल्कुल। तो ये जो RBC होती है जनरली बाइकॉन्केव होती है, हमें पता है। अब ये RBC की सरफेस होती है जिसको हम डोनल्स मेम्ब्रेन बोलते हैं, बट इतना आपको याद नहीं रखना है। अब ये जो RBC की सरफेस होती है, इसके ऊपर हमने यहां पर इस तरह से, सपोज दैट इसके ऊपर यहां पर हमने इस तरह से यहां पर बनाई एक ग्लाइकोप्रोटीन। ये क्या बनाई हमने यहां पर, एक ग्लाइकोप्रोटीन। अब बोलोगे कि सर ग्लाइकोप्रोटीन क्या होती है, ग्लाइकोप्रोटीन क्या होती है? ग्लाइको का मतलब होता है बेटा जी यहां पर कार्बोहाइड्रेट, और प्रोटीन तो प्रोटीन होती ही है। अब ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है ये क्या है, कहीं ना कहीं एक मॉडिफाइड शुगर है। क्या है ये, एक मॉडिफाइड शुगर। तो हमने बोल दिया कि ये RBC है और ये RBC की सरफेस है, और RBC की सरफेस के ऊपर यहां पर क्या प्रेजेंट है, एक ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट है। और ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है हमने बोला इसका नाम है एंटीजन ए। इसका क्या नाम है, एंटीजन ए। क्या नाम है इसका, एंटीजन ए। तो जो RBC की सरफेस पर ये ग्लाइकोप्रोटीन है वो क्या है, एंटीजन। इसका मतलब कि जो एंटीजन होती है वो क्या होती है, प्रोटीन ही होती है, ग्लाइकोप्रोटीन ही होती है। हमने बोला ए है, अगर एंटीजन ए है तो यहां पर जो ब्लड ग्रुप बनेगा, यहां पर जो ब्लड ग्रुप बनेगा वो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ब्लड ग्रुप होगा ए। कौन सा होगा, ए। मतलब RBC की सरफेस पर जोन सा एंटीजन प्रेजेंट होगा उसी टाइप का उसके अंदर क्या बनेगा, ब्लड ग्रुप बनेगा, बिल्कुल। हमने क्या बोला कि हमारे पास यहां पर ये प्रेजेंट है RBC, ऐसे ही हमने यहां पर भी क्या बनाई, RBC, और ऐसे ही हमने यहां पर भी क्या बनाई, RBC। तो हमने क्या देखा कि जो RBC है इसकी सरफेस पर यहां पर इस टाइप से ये ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, ग्लाइकोप्रोटीन। तो यहां पर भी क्या है, आप बोलोगे सर यहां पर भी क्या है, ये ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट है, बिल्कुल। एनसीईआरटी की लाइन को एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से देखना। ग्लाइकोप्रोटीन, ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है वही क्या है, एंटीजन है। तुमने क्या बोला, ये क्या है, यहां पर एंटीजन है। लेकिन ये एंटीजन हमने बोल दिया बी है। क्या है, ये एंटीजन बी है। तो अगर सरफेस पर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए। अगर सरफेस पर एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, बिल्कुल। हमने क्या बोला कि ये तीसरी RBC है, यहां पर हमने क्या बोला, एक RBC यहां पर ये रही, और इसके ऊपर अब की बार अगर ध्यान से देखा जाए ये दोनों की दोनों ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट है। यहां पर ये वाली जो हमने एंटीजन ए बनाया था वो भी प्रेजेंट है, और इसकी सरफेस पर यहां पर आपके पास ये जो दूसरी एंटीजन था जिसका क्या नाम था, एंटीजन बी, तो दोनों है। तो यहां पर क्या प्रेजेंट है, आप बोलोगे सर यहां पर ये एंटीजन ए प्रेजेंट है, एंटीजन ए, और यहां पर क्या प्रेजेंट है, ये एंटीजन बी, एंटीजन बी प्रेजेंट है। तो यहां पर एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों ही प्रेजेंट है। इसका मतलब यहां पे जो ब्लड ग्रुप आएगा वो ब्लड ग्रुप आ जाएगा ए बी। इसका मतलब कि यहां पर जो जीन IA था उसने क्या बनाई, एंटीजन ए बनाई। जीन IB था जो अलील था इसका, उसने क्या बनाई, एंटीजन बी बनाई। इसने अपने आप को अलग एक्सप्रेस किया, ग्लाइकोप्रोटीन अलग बनी। इसने अलग एक्सप्रेस किया, ग्लाइकोप्रोटीन अलग बनी, बी वाली। इसका मतलब कि ये जो अलील है यहां पर जो कोडोमिनेंस को शो कर रहे हैं ये सेम टाइप के नहीं है। मींस ये क्या कर रहा है, अगर सेम टाइप के होते तो ये वाला इसकी तरह काम कर सकता था या फिर ये वाला इसकी तरह, मतलब ए या तो बी वाली प्रोटीन बना था या बी वाला ए की तरह प्रोटीन बना था। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ, यहां पर ए ने अलग प्रोटीन बनाई तो एंटीजन ए बना, बी ने अलग प्रोटीन बनाई एंटीजन बी बना, और दोनों ने अपने आप को एक साथ एक्सप्रेस किया। तो क्या देखने को मिला, हमें ए बी ब्लड ग्रुप देखने को मिला, क्योंकि ए अलग है बी अलग है। अब उसके बाद ये जो RBC आप देख रहे हो
इसकी सरफेस पर यहां पर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, नो एंटीजन, यहां पर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। अगर एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो यहां पर क्या हो गया, इसको बोलते हैं ब्लड ग्रुप 0 O, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, नील हो गया, O हो गया, 0 हो गया, यहां पर कोई ब्लड ग्रुप नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप हो गए, A, B, AB और O। तो ये क्या हो रहे हैं कि जब ये अलील आपस में इंटरेक्शन करते हैं तो 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप हमारे पास आते हैं। तो ये जो ब्लड ग्रुप हमारे पास आ रहे हैं यही क्या है, एक्चुअल में फिनोटाइप है। क्या है ये, फिनोटाइप। तो टोटल कितने फिनोटाइप होते हैं ब्लड ग्रुप के, आप बोलोगे सर 4। अब जीनोटाइप कैसे होते हैं, मींस ये बनते कैसे हैं, ये तो मैंने बता दिया कि अगर आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन ए होगा तो ए ब्लड ग्रुप, अगर बी है तो बी ब्लड ग्रुप, अगर ए बी दोनों एंटीजन है तो ए बी ब्लड ग्रुप, अगर कोई भी एंटीजन नहीं है तो ओ ब्लड ग्रुप। अब ये ब्लड ग्रुप बनते कैसे हैं, पेरेंट्स से अलील आते कैसे हैं, जीनोटाइप क्या होता है और उनसे कैसे फिनोटाइप बनता है, अब हम उसको देखने वाले हैं। तो हम क्या देखने वाले हैं यहाँ पर, अब हम इसको करते हैं रब, और इसको रब करने के बाद हम यहाँ पर क्या देखते हैं अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं, इसको हमने रब किया है और यहाँ पर अब हम लिखेंगे पेरेंट्स को। हमने यहाँ पर लिखा कि हमारे पास यहाँ पर पेरेंट 1 है, पेरेंट 1 है, इसका मतलब मदर फादर कोई भी हो सकता है। हमने लिखा यहाँ पर हमारे पास पेरेंट 2 है, तो यहाँ पर पेरेंट 1 के जीनोटाइप लिखेंगे हम, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पेरेंट 2 के जीनोटाइप। तो पेरेंट 1 के जीनोटाइप हमने यहाँ पर लिखे, पेरेंट 2 के जीनोटाइप हमने यहाँ पर लिखे। यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोजेनी के जीनोटाइप, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्रोजेनी के जीनोटाइप, कि प्रोजेनी के अंदर क्या जीनोटाइप होंगे, और फिर हम क्या लिखेंगे, प्रोजेनी का ब्लड ग्रुप, प्रोजेनी का क्या लिखेंगे हम, ब्लड ग्रुप, कि उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, और ये जो ब्लड ग्रुप है एक्चुअल में वही क्या होगा, उसका फिनोटाइप भी होगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पर, हमने बोला कि पेरेंट 1 के अंदर जो जीनोटाइप है वो ये वाला अलील है, क्या है, IA वाला है। तो पेरेंट 2 के अंदर भी हमने बोल दिया क्या होगा, IA होगा, रैंडमली लिख लिया कि मदर से हो सकता है IA आए, फादर से भी IA आए। तो जब ये वाला इसके साथ क्रॉस करेगा तो क्या बनेगा, IA बनेगा। अरे ये वाला इसके साथ अगर मिलेगा मतलब कि स्पर्म के अंदर क्या है, IA अलील है, एग के अंदर क्या है, IA अलील है, दोनों आपस में मिलके तो क्या कॉम्बिनेशन बना, IA। तो दोनों के पास IA है, तो मेंडल को ही फॉलो करता है, तो ब्लड ग्रुप कौन सा बनेगा, A बनेगा। बिल्कुल, हमने बोल दिया कि इसके पास यहाँ पर IA है और इसके पास यहाँ पर स्मॉल I है। तो ये IA जब इसके साथ मिलेगा तो IA के साथ क्या जाएगा, स्मॉल I, बिल्कुल जाएगा। तो ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, तो डोमिनेंट रिसेसिव को दिखने नहीं देगा, केवल अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो जब ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो कौन सा ब्लड ग्रुप बनाएगा, A बनाएगा, क्योंकि यहाँ पर A है। हमने बोला कि यहाँ पर IB है और यहाँ पर भी क्या है, IB है, बिल्कुल हो सकता है। IB आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, प्रोजेनी के अंदर IB जीनोटाइप बनेगा, बिल्कुल बनेगा, ठीक है। और इसके साथ क्योंकि दोनों ही डोमिनेंट है, एक जैसे हैं, तो ब्लड ग्रुप कौन सा बनेगा, B ब्लड ग्रुप बनेगा। हमने बोला यहाँ पर IB है और यहाँ पर स्मॉल I है, तो अगर ये इसके साथ मिलेगा, क्रॉस करेगा, तो क्या बनेगा, IB के साथ स्मॉल I बनेगा, बिल्कुल। ये रिसेसिव है, ये डोमिनेंट है, तो जो डोमिनेंट होता है रिसेसिव को दिखने नहीं देता, अपने आप को एक्सप्रेस करता है, तो ब्लड ग्रुप कौन सा बनेगा, B बनेगा, बिल्कुल सही बात है। हमने क्या बोला कि यहाँ पर IA है और यहाँ पर क्या है, IB है, ये भी डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट है, दोनों अलग अलग हैं, ये इसके साथ क्रॉस करेगा तो क्या बनेगा, IA, और इसके साथ क्या बनेगा, IB, बिल्कुल। दोनों ही डोमिनेंट हैं, दोनों अलग अलग हैं, दोनों एक साथ क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, वही बात है, एक साथ टेंड होता है, टेंड टू इनहेरिट, मतलब क्या होते हैं, एक साथ ये ट्रांसफर होते हैं, टेंड टू इनहेरिट, ठीक है ना, किसके अंदर, प्रोजेनी के अंदर। तो ब्लड ग्रुप कौन सा बनाएंगे, AB, मतलब A भी अपने आप को एक्सप्रेस कराएगा, B भी कराएगा, तो ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा, AB। एक केस क्या हो सकता है कि यहां पर भी ये जीन है और यहां पर भी ये जीन है, दोनों के दोनों रिसेसिव हैं, तो यहां पर क्या आएगा, स्मॉल I, और यहां पर भी स्मॉल I। तो जब दोनों ही स्मॉल I हैं, कोई भी डोमिनेंट नहीं है, तो ब्लड ग्रुप कौन सा बनता है, O बनता है।
अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर किसकी, हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जीनोटाइप की, हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जीनोटाइप की। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर कितने जीनोटाइप हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल कितने जीनोटाइप हैं, 6 जीनोटाइप हैं। कितने जीनोटाइप है, 6। अगर मैं बात करूं यहाँ पर फिनोटाइप की, किसकी मैं बात करूं यहाँ पर, फिनोटाइप की, जो तुम्हें दिखाई देते हैं एक्चुअल में। अगर ब्लड निकलवाया, टेस्टिंग कराते हैं, वो बता देते हैं ना कि ब्लड ग्रुप ए है या बी है, पॉजिटिव है निगेटिव है, वो ये नहीं बता पाएंगे कि किसके वजह से ए ब्लड ग्रुप आया है। ए ब्लड ग्रुप आने के दो कारण हो सकते हैं, या तो आई ए के वजह से ए आया हो, या आई ए स्मॉल आई के वजह से ए आया हो, बट वो ये बता देते हैं। तो कितने ब्लड ग्रुप है, एक ए ब्लड ग्रुप, एक बी ब्लड ग्रुप, एक ए बी और एक ओ। फिनोटाइप कितने हो गए, आप बोलोगे सर 4 फिनोटाइप हो गए। तो जीनोटाइप 6 हो गए, फिनोटाइप 4 हो गए। तो ये जो फिनोटाइप बन रहे हैं एक्चुअल में, ये जब 3 प्रकार के अलील आपस में इंटरेक्शन कर रहे थे, तो उनके वजह से ही 4 प्रकार के आपको क्या देखने को मिले हैं, फिनोटाइप देखने को मिले हैं। अब ये जो कॉम्बिनेशन है ना अलील का, 3 अलील्स का, इसके जीनोटाइप कितने हो सकते हैं, आप बोलोगे सर 6 हो सकते हैं। अब ये लंबा मेथड होता है कि 6 निकालोगे तुम, लेकिन नीट में इतनी बड़ी कैलकुलेशन थोड़ा ही ना करनी होती, उसके लिए तो फॉर्मूला काम करेगा, तो हम फॉर्मूले से भी देखेंगे इसको। तो आई होप आपके यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। अब हम एक पॉइंट आगे चलते हैं। एक पॉइंट अगर मैं आगे चलूं उससे पहले मैं यहाँ पर लिख दूं कि ये जो आई बी है, ये वाला आया है, ये किसका एग्जाम्पल होता है, कोडोमिनेंस का। ये क्या होता है, यही शो किसको करता है, आप बोलोगे सर यही शो करता है किसको, कोडोमिनेंस को। किसको शो करता है, ये कोडोमिनेंस को शो करता है। मतलब कि अगर ये देखते हो, ये मेंडल को फॉलो कर रहे हैं कंप्लीट डोमिनेंस को, लेकिन यहीं पर 2 जीन एक साथ गए, 2 अलील एक साथ गए, एक साल उन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस किया। जब अपने आप एक साथ अपने आप को उन्होंने एक्सप्रेस किया, तो हमें एक साथ उनकी प्रॉपर्टीज देखने को मिली। तो क्या सेम टाइप के प्रोटीन बनाई, नहीं, अलग अलग प्रोटीन बनाई थी। एक एंटीजन ए वाली थी, एक एंटीजन बी वाली थी, तो वो हमें देखने को यहां पर मिली है। अब उसके बाद हम क्या देखते हैं कि अगर एक क्रॉस से मैं और बताता हूं कि किस टाइप से, ये हमने जीनोटाइप देखे हैं, फिर हम सीधा इसका फॉर्मूला देखेंगे कि फॉर्मूले से आप इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो जीनोटाइप को। तो इसके लिए क्या होता है, हमने बोला कि हमारे पास यहाँ पर हमने बोला कि फादर है, हमारे पास यहाँ पर क्या है, फादर है, और एक साइड में हमारे पास क्या है, यहाँ पर मदर है। बिल्कुल, इस पे न्यूमेरिकल आते हैं नीट में बहुत ज्यादा। हमने बोला कि जो फादर के जीनोटाइप हैं, ठीक है ना, फादर का ब्लड ग्रुप है, हमने बोला ए है, क्या है फादर का ब्लड ग्रुप, यहाँ पर ए ब्लड ग्रुप है, और जो मदर है, मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, बी ब्लड ग्रुप है। तो हमने बोला कि जो ए ब्लड ग्रुप है ना, इसके जो जीनोटाइप है, हमने बता दिया कि वो क्या है, आई ए है और स्मॉल आई, हमने खुद ही बता दिया है, ठीक है। अदरवाइज आई ए बी हो सकता है, बट हमने बोला कि एक्चुअल में ए ब्लड ग्रुप इसके वजह से आया है। हमने मदर के भी बता दिए हैं कि आई बी स्मॉल आई है, इसके वजह से है। बिल्कुल। अब इनके बीच में क्या करते हैं कि जब फादर के अंदर स्पर्म बनेंगे तो 2 टाइप के बनेंगे, आई ए वाला, स्मॉल आई वाला, आई बी और स्मॉल आई वाला। बिल्कुल। तो क्या होंगे जब इनके बीच में क्रॉस कराया जाएगा, तो ये आई ए आई बी के साथ मिल सकता है, बिल्कुल सर मिल सकता है। तो आई ए के साथ क्या बनेगा, आई बी बनेगा, अरे बनेगा नहीं बनेगा। फिर ये आई ए स्मॉल आई के साथ मिल सकता है, तो ये क्या बनेगा, आई ए स्मॉल आई बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ये स्मॉल आई इस कैपिटल बी के साथ मिल सकता है, तो आई बी के साथ स्मॉल आई बनेगा। और ये स्मॉल आई के साथ मिल सकता है, तो स्मॉल आई बनेगा नहीं बनेगा। तो अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर दोनों ही डोमिनेंट है, ए और बी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ए बी ब्लड ग्रुप। क्या बोलते हैं, ए बी। यहाँ पर कैपिटल आई ए और स्मॉल आई है, तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए होगा। यहाँ पर बी है, तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, बी होगा। और यहाँ पर दोनों ही कैसे हैं, आप बोलोगे सर रिसेसिव हैं, तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होते हैं, 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप ही हमें देखने को मिल जाते हैं, किसके अंदर, प्रोजेनी के अंदर। तो ऐसे वो कोई भी केस आपको दे सकता है, तो आपको पहचानना है कि जीनोटाइप क्या है। वो ब्लड ग्रुप देके जीनोटाइप आपसे पूछ सकता है, या फिर क्या होता है मदर फादर के जीनोटाइप या ब्लड ग्रुप देके उनकी प्रोजेनी के जीनोटाइप और फिनोटाइप भी कैलकुलेट करा सकता है। तो ये जनरल तरीका हो गया एक, है ना। अब इसके लिए हम क्या काम करते हैं कि हमने क्या बोला था कि जीनोटाइप कितने आए हैं, फिनोटाइप 4 आए थे, और जीनोटाइप कितने आए, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो हम फॉर्मूले के ऊपर बात कर लेते हैं। बिल्कुल,
तो हम यहां पर लिखते हैं फॉर्मूला ऑफ जीनोटाइप कैलकुलेशन। जीनोटाइप कैलकुलेशन के लिए हमें क्या करना है, फॉर्मूला पता करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्या है फॉर्मूला, 3, यहां पे लिखता हूं इसका 3 n+1 डिवाइडेड बाई 2। क्या है फॉर्मूला, 3n+1 डिवाइडेड बाई 2। यहां पर जो n है वो क्या है, नंबर ऑफ अलील है। क्या है, नंबर ऑफ अलील है। अब मुझे बताना कि ब्लड ग्रुप के कितने अलील थे। आप बोलोगे सर 3 अलील थे, बिल्कुल। तो फॉर्मूले में फिट कर सकते हो, यहां पर लिखोगे 3+1 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या लिखोगे, 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2। 2 से जब 4 को कट करोगे तो 3 इंटू 2 इजकल टू कितना आएगा, 6। तो कितना आया है आपके पास, 6। और ये 6 ही तो आया था वहां पर कि जीनोटाइप कितने थे, 6 थे। तो क्या हो सकता है कि इतना बड़ा अगर हम कैलकुलेशन करेंगे कि इसका क्रॉस इसके साथ, तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो डायरेक्ट हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला जीनोटाइप को कैलकुलेट करने का 3n+1 डिवाइडेड बाई 2। अगर आप फॉर्मूले में फिट करोगे सीधा किसका नंबर आ जाएगा, जीनोटाइप का आपके पास नंबर आ जाएगा। तो ये क्या था, हमारे पास कोडोमिनेंस था, ठीक है ना। तो अब हमने यहाँ पर ये पढ़ लिया है। मैं तुम्हें इसमें एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट बताने वाला हूँ, थोड़े से और एग्जाम्पल। ये तो एक एग्जाम्पल हो गया ह्यूमन AB ब्लड ग्रुप, जो किसका एग्जाम्पल होता है, कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल होता है, बिल्कुल। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, एक डिजीज है जो हम आगे पढ़ेंगे, नोट पॉइंट में यहाँ पे लिख लेते हैं। एक डिजीज है, ठीक है ना, ये एक्स्ट्रा में है, जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, ये जो सिकल सेल एनीमिया होती है, इसकी अगर हम बात करें, इसको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। इस बीमारी में क्या होता है कि जो आरबीसी होती है ना, वो सिकल शेप हो जाती है, उसका आकार खराब हो जाता है, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है, ऐसा पॉइंट म्यूटेशन के कारण होता है, उसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है कि इस बीमारी के अंदर ये एक हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी हमें देखने को मिलती है और होमोजाइगस में। कैसे कि हेटेरोजाइगस से पहुंचने के चांस काफी ज्यादा है। अब जो हमारे पास हीमोग्लोबिन है उसको हमने लिखा HbA। क्या लिखा, HbA। एक अलील हमारे पास ये वाला है और एक अलील हमारे पास क्या है, HbS वाला है। तो कितने अलील है हमारे पास, आप बोलोगे सर 2 अलील हैं, बिल्कुल 2 अलील है। अब होता क्या है कि अगर हमारे पास HbAI, तो जो व्यक्ति होता है, पर्सन होता है, वो नॉर्मल होता है हमेशा। क्या होता है, अगर हम सब नॉर्मल है तो हमारे अंदर ये कंडीशन है। एक कंडीशन क्या होती है कि अगर हमारे पास HbA के साथ HbS आ जाए, मतलब ये दोनों एक साथ आ जाए, बिल्कुल, तो व्यक्ति नॉर्मल तो होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो कहीं ना कहीं कैरियर है। क्या है, वो कैरियर है। इसका मतलब वो इस डिजीज को कैरी कर रहा है, अपनी प्रोजानी के अंदर पहुंचाने के लिए तैयार है, क्योंकि यहां पर ये अफेक्टेड वाला होगा, बिल्कुल। अगर HbS कंडीशन आ जाती है, इसका मतलब यहां पर जो प्रोजेनी या पर्सन होगा वो कैसा होगा, अफेक्टेड होगा। इसका मतलब मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखना कि ये जो HbA लिखा है हमने, ये होता है नॉर्मल अलील। ये कैसा है, नॉर्मल। लेकिन जो HbS वाला होता है ये कैसे पैदा करता है, आप बोलोगे सर अफेक्टेड करता है। कैसा करता है, अफेक्टेड। तो अब हम करा के देख लेते हैं कि हमने कंडीशन ले ली है HbA HbS की। हमने क्या लिया, एक पर्सन लिया, हमने मदर ली। हमने क्या बोला, हमारे पास यहां पर फादर है और एक साइड में हमारे पास क्या है, मदर है। तो फादर भी क्या है, हमने बोला HbA HbS वाली कंडीशन में है, और मदर भी क्या है, HbA HbS वाली कंडीशन में है, बिल्कुल सर। तो जब इनके बीच में हम क्रॉस कराते हैं तो हम क्या देखते हैं कि सर हमें देखने को मिलता है, क्या हमें देखने को मिलता है, हमने बनाया, इससे आप गैमेट बनाओगे तो क्या बनेगा, एक बनेगा HbA, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बनाने सिखा दिया। अरे ये दो अलग हो जाएंगे, HbA अलग हो जाएगा, HbS अलग हो जाएगा, तो गैमेट इस तरह से बनेंगे। सेम ऐसे ही ये वाली कंडीशन यहाँ पर भी आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, HbA, और यहाँ पर क्या लिखोगे, HbS। अरे एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब इनके बीच में जब आप क्रॉस कराओगे तो क्रॉस कराने पर क्या आएगा, आप बोलोगे सर यहाँ पर HbA आएगा,
और एच बी हमेशा कैसा होता है, नॉर्मल। बिल्कुल सर, एच बी ए किसके साथ मिलेगा, आप बोलोगे सर एच बी एस के साथ मिलेगा, कैरियर होगा। यहाँ भी एच बी ए किसके साथ मिलेगा, एच बी एस के साथ कैरियर होगा। और लास्ट में एच बी एस आएगा, अफेक्टेड आ जाएगा, नहीं आ जाएगा यहाँ पर। तो अगर आप देख रहे हो, ध्यान से देखना, एच बी एच बी एस दोनों ही क्या हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक साथ ट्रांसफर हो रहे हैं, कोई प्रोटीन एक जैसा काम नहीं कर रही। सोच के देखो कि अगर एच बी एस की तरह काम करती तो प्रोजेनी यहां पर कैसी आनी चाहिए थी, अफेक्टेड, क्योंकि ए भी अगर एस की जैसी प्रोटीन बनाती, लेकिन नहीं, अगर एस ए की जैसी प्रोटीन बनाती तो क्या ये हेटेरोजाइगस कंडीशन आती, कैरियर वाली आती, नहीं, वो प्योर कैसे होते, नॉर्मल होते। लेकिन यहां पर अगर कैरियर देखने को मिल रहे हैं, इसका मतलब ए अलग प्रोटीन बना रही है, एस अलग प्रोटीन बना रही है, तो ये भी क्या है, कहीं ना कहीं कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। बिल्कुल। उसके अलावा यहां पर मैं एक एग्जाम्पल और लिख देता हूं नोट पॉइंट में, आउट ऑफ सिलेबस है, नोट इंपोर्टेंट, रोआन कैटल। अब ये रोआन कैटल क्या होते हैं एक्चुअल में, जैसे कि आपने देखा होगा हॉर्स का जो कलर होता है बॉडी का, वो कैसा होता है, वेरीगेटेड टाइप का होता है, चितकबरा होता है। मतलब उसकी बॉडी में ब्राउन कलर हो सकता है, रेड कलर हो सकता है, कुछ जैसे कि उसका हो सकता है जो हेड वाला हिस्सा है उसका, वो कैसा हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, उसकी पूरी बॉडी व्हाइट हो सकती है, उसकी जो पैर होते हैं, लेग होते हैं, वो अलग कलर के हो सकते हैं, रेड, मतलब कि अलग अलग आपको पैचेस देखने को मिल रहे हैं बॉडी के ऊपर। इन्हीं को बोला जाता है रोआन कैटल। अब ये होता कैसे कि जैसे कि मैं रेड से समझाने की कोशिश करता हूँ। हमने क्या बोला कि हमारे पास यहाँ पर एक मेल वाला पार्ट है, ठीक है ना, हमारे पास मेल हॉर्स होगा, और एक साइड में हमारे पास क्या होगा, फीमेल होगा। हमने इनको ऐसे लिखा। अब हमने क्या बोला, अगर ध्यान से देखा जाए, अगर आप ध्यान से देखो, मैंने बोला कि जो मेल है ना, ये कैसा है, ये रेड है, कैसा है, ये रेड है, और जो फीमेल है वो कैसी है, व्हाइट है। फीमेल कैसी है, व्हाइट है, मतलब मेल का जो कलर है वो रेड है और फीमेल का कलर कैसा है, व्हाइट है। तो जब इनके बीच में यहाँ पर क्रॉस कराया गया, इनके बीच में यहाँ पर क्रॉस कराया गया, तो क्या देखा गया, यहाँ पर क्या देखा गया कि जो प्रोजेनी आई उसके अंदर वो रोआन आई, कैसा आया, वो रोआन कलर आया। अब रोआन कलर का मतलब क्या हो गया कि उसके अंदर रेड कलर भी था एंड उसके अंदर व्हाइट कलर भी था, व्हाइट कलर, दोनों ही कलर उसकी बॉडी में हमें देखने को मिले। इसी को हमने क्या बोला, रोआन बोला। इसको हमने क्या बोला, रोआन। तो अगर आप देख रहे हो यहाँ पर जो जनरेशन आई है उसमें इसके भी कैरेक्टर देखने को मिले, इसके भी, और जब दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर एक ही प्रोजेनी के अंदर देखने को मिलते हैं, इसका मतलब दोनों ने अपने आप को एक्सप्रेस किया है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंस बोलते हैं। तो ये कुछ एक्स्ट्रा के पॉइंट थे जो मैंने आपको समझाए, इसके साथ साथ कोडोमिनेंस भी खत्म हो गया हमारा। अब एक्चुअल में क्या है, इस लेक्चर में केवल हमने यही टॉपिक पढ़ाए भी, इसको हम आगे नहीं बढ़ाएंगे और यहीं तक इसको हम क्या रखेंगे, सीमित रखेंगे। तो आपको क्या करना है, अच्छे से इसको पढ़ाई करनी है, अच्छे से लेक्चर को देखना है, जितने भी लेक्चर आपको पढ़ाए हैं उनको अच्छे से रिवाइज करना है। और हाँ, कि मैं क्या देख रहा था कि एक्चुअल में कुछ बच्चे होते हैं जो कि आते हैं वीडियो पर और क्या काम करते हैं कि कुछ उल्टे सीधे कमेंट करते हैं। वैसे उससे कोई फ़र्क तो पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये तो बात सही है कि मतलब कि वो कुछ गलत टाइप के कमेंट करते हैं कि जिससे मतलब वो हेटर्स ही होंगे। आई नो कि वो कोई पढ़ने तो आया नहीं होगा वहाँ पर, कि वो पढ़ने के लिए आया है, क्योंकि जो पढ़ने वाला स्टूडेंट होता है वो तो कमेंट ऐसे करेगा नहीं। तो वो तो ऐसे होते हैं कि मैं इस पर कमेंट करूँगा, टीचर देखेगा, वो डिमोटिवेट हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। और आप जहाँ भी कहीं पढ़ रहे हो, पहली बात तो है कि अगर आप बहुत ही उल्टे सीधे टाइप के कमेंट करते हो, टीचर को डीमोटिवेट करने की कोशिश करते हो, उसको ऐसा फील कराते हो कि मतलब, पहली बात तो तुम रिस्पेक्ट नहीं करते। इससे पता लगता है कि तुम्हारे घरों के संस्कार कितने गंदे होंगे, कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें क्या सिखा रखा है। और सबसे बड़ी बात, जहाँ पर तुम कोचिंग कर रहे हो, जिस टीचर के पास आप पढ़ाई कर रहे हो, कि वो आपको क्या संस्कार दे रहा है, ठीक है ना। वो बिल्कुल आपको मतलब उसने खराब संस्कार दे रखे हैं। वो आपको बस पढ़ाई का मतलब, इस टीचर का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी कोचिंग में जा रहे हो, वहाँ पे केवल आप नॉलेज को गेन कर रहे हो। उसके साथ साथ एक टीचर को एक आपको अच्छा इंसान भी बनाना होता है, क्योंकि जो आपकी अभी एज है ना, वो बहुत बड़ी एज नहीं है। उसमें क्या होता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है उसमें। अगर आपको बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ें सिखाई जाएंगी तो निगेटिविटी में ज़्यादा चपेट में आप आ जाओगे। और जितनी भी बड़ी, अब नाम के सामने डॉक्टर लगा लेते हो ना, ईमेल पे आप बनाते हो कि डॉक्टर ये है, डॉक्टर वो है,
तो उसके लिए बहुत ही कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आसानी से अगर डॉक्टर बन जाते तो गली गली में MBBS डॉक्टर होते, इससे झोला छाप तो आप बन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ध्यान रखना कि जब भी आप पढ़ाई करते हो तो इससे फ़ायदा क्या होगा आपको। आप पहली बात तो ये कि अगर आप ऐसे कमेंट करने के लिए आपके पास इतना टाइम है, पहली बात तो आप कंपटीशन से वैसे ही बाहर हो, आप कंपटीशन का पार्ट हो ही नहीं। और आप टीचर को ये बोलते हो ना कि ज्ञान देते हो कि हाँ तुम गलत पढ़ा रहे हो, ये है वो है, तो एक्चुअल में आज मैंने सिटी सेट में पढ़ाया है एक्चुअल में। और आप ये देख रहे हो अगर थोड़ा बहुत अभी आप, अगर आपने बायो ली होगी और आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी, थोड़ा बहुत आप PW के बारे में जानते हो, तो यहाँ पर लिख भी रहा है। ये कोई आसानी से टी शर्ट नहीं मिलती, एक टीचर की टी शर्ट है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, 4 से 5 साल लगे हैं। और जिस एग्ज़ाम की तुम तैयारी करना सोच रहे हो, एक्चुअल में अगर मैं बता भी दूँ, पहली बात तो तुम कंपटीशन का पार्ट हो ही नहीं, कि तुमने अभी तक उस लेवल की बायो पढ़ी ही नहीं। क्योंकि अगर मैं एडवांस ये पॉइंट बताता हूँ, ये तुम्हारी NCERT में लिखे ही कहाँ है, ये रोमान कहाँ लिखा हुआ, कहीं भी नहीं लिखा हुआ। ऐसे में MN ब्लड ग्रुप भी पढ़ा सकता था, मुझे तो पता है। जिस टीचर के पास भी तुम बायोलॉजी पढ़ते हो और जो तुम्हें कोई पढ़ाता होगा, ठीक है ना, अगर वो इतना ज्ञानी है या तुम्हें इतना ज्ञान दे रखा है कि तुम दूसरे टीचर के ऊपर कमेंट करते हो कि तुमसे कुछ नहीं आता, तुम ही ज्ञानी हो, तो एक NCERT पढ़ के और जज मत करो बेटा। आगे बहुत किताब पढ़नी होती है, कि अगर यहाँ तक भी पहुँचना होता है इस टी शर्ट तक, तो अपने टीचर को बोल के देखना कि आसानी से पहले तो इंटरव्यू क्लियर ना होए। इंटरव्यू की तो बात ही बहुत अलग है, जो पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होता है ना, वही क्लियर कर ले, वही बड़ी बात है। उसके बाद फिर वो इंटरव्यू लेते हैं, उसके बाद 1 महीने तक वो नॉन स्टॉप हर रोज़ टीचर को पढ़ाना पड़ता है। उसके बाद कम से कम 1 महीने तक एवरीडे टेस्ट लेते हैं, और फिर जब सब कुछ फिनिश हो जाता है, अब भी हर महीने 2 टेस्ट लेते हैं। मीन्स ये कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है कि आसानी से एक बार सेलेक्ट हो गए तो बस टेंशन फ्री, नहीं। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत, अगर नॉलेज ना होती तो जिस एग्ज़ाम की तुम तैयारी कर रहे हो ना एक्चुअल में, तो उस एग्ज़ाम को मैंने भी दिया है, मैंने भी गवर्नमेंट BMS को छोड़ रखा है, ठीक है ना। बायोलॉजी अगर मैं पढ़ा रहा हूँ ना यहाँ पर, तुम्हें पता है कि अगर थोड़ी बहुत ही सिंसियरिटी होगी, 360 नंबर की बायोलॉजी आती है, 360 में 360 अचीव कर रखे हैं बेटा। जब भी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ 20 मिनट्स में, मात्र 20 मिनट्स में 90 क्वेश्चन होते थे, 100 में से करने होते हैं 90, अब तो 90 कर दिए, 20 मिनट्स में सारे सोल्व कर रखे हैं। तो मैं अगर ये यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ ना, तो गलत तो होगा नहीं, तो इतना ज्ञान मुझे तो मत ही दो तुम, ठीक है ना। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम ऐसे कमेंट करते रहो, करते रहना, अगली वीडियो पर भी कमेंट करना, मुझ 1% भी मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसका। लेकिन मैं तो ये बता रहा हूँ कि कुछ बच्चे होते हैं ना, अगर मान लिया आपकी वजह से दूसरे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं तो गलत बात है। आप तो पार्ट ही नहीं हो, बन सकते हो या तो आप एम्बुलेंस चलाने वाले बन सकते हो, झोला छाप डॉक्टर बन सकते हो, ठीक, बने भी तो, नहीं तो मजदूरी तो हर कोई करते हैं, वही तो इस आपके लिए तो है। और आप पढ़ो ही मत, पहली बात तो आप डॉक्टर बनोगे ही नहीं। ऐसे लिख के ना डॉक्टर लगा लिया ईमेल में, ठीक है ना, और फिर हम कमेंट कर रहे हैं और फिर ज्ञान झाड़ रहे हैं। तो इतने अगर ज्ञानी हो तो पढ़ा लो कहीं पे जाके, तुम्हें भी पता लग जाएगा कि एक्चुअल में पढ़ाना क्या होता है। एक सिंगल डाउट नहीं सोल्व कर सकते तुम, सिंगल डाउट भी। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, किसी को ज्ञान ही मत दो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर कोई टीचर कहीं खड़ा होकर पढ़ाए, सब टीचर अच्छे होते हैं, कोई ख़राब नहीं होता। और मैं पहली बात बताऊँ, बोर्ड के टीचर, मैं बोर्ड का कोई टीचर नहीं हूँ। अगर मैं यहाँ PW को PW की टी शर्ट में पढ़ा रहा हूँ, तो सारे मेडिकल स्टूडेंट हो, सारे ड्रॉपर स्टूडेंट है, कोई 11-12 का भी बच्चा नहीं है। और ड्रॉपर तुम्हें पता होता है, कोई वो भी बच्चा होता है जो 3-3 4-4 साल से तैयारी कर रहा है, 5 साल से तैयारी कर रहा है। अब उसका ये मन नहीं होता कि वो दुनिया की किस बुक को क्वेश्चन लेके आ रहा है, कि वो भारत में इतनी कोचिंग है, इतनी सारी बुक हैं, इतनी PYQ की बुक हैं, और इतने टाइप के आपको प्रैक्टिस बुक मिल जाएंगी, वो कहाँ से क्या क्वेश्चन लेके आता, कुछ नहीं पता। और ऑन द स्पॉट उसका डाउट सोल्व करना पड़ता है, उसको हर एक टॉपिक पढ़ाना पड़ता है, वो ये नहीं पता कि कहाँ से क्या पूछ लें। तो ये जितना भी आसान लगता है ना, कमेंट कर देना कि ये है वो है, मैं कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं नाम तो नहीं लूँगा तुम्हारा, तो फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ। आई होप अगर आप ये वीडियो देखो, पहली बात तो आई थिंक देखोगे नहीं, लेकिन अगर देखी भी तो आप डॉक्टर बनने के तो लायक हो नहीं, और बनोगे भी नहीं, इतना तो मैं बोल सकता हूँ श्योर। क्योंकि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं वो, उनके पास इतना टाइम नहीं होता, और तुम्हारे पास अगर इतना टाइम है उल्टे सीधे कमेंट करने का, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो ये तो मैंने वीडियो इसलिए बनाई कि और भी कोई आएगा तो इस वीडियो को देखे, तो उसको पता लग जाएगा। क्योंकि क्या होता है, जो अच्छे बच्चे होते हैं वो तो आराम से पढ़ेंगे, उनको पता है, उनको वैल्यू पता है कि एक्चुअल में मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। बच्चे 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख कोटा में जाते हैं लगा के, तो मैं खुद पढ़ के आया हूँ,
मैं प्रोडक्ट हूँ कोटा का, तो मैं भी खर्च करके आऊँ। तो जितना भी तुम पढ़ रहे हो ना, ये मैं यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊँ, कंपेयर कर लेना किसी के नोट से, ठीक है। जहाँ तुम पढ़ रहे हो ना, अगर कोई ऑफलाइन तुम्हें यहाँ पर कोई पढ़ा रहा है तो उसके तो औकात की बात है, उस टीचर की तो ये कंटेंट, इसको पढ़ाएगा भी वही जो नीट लेवल का टीचर है, ठीक है ना। अगर मैं कह रहा हूँ कि तैयारी करके मैंने ज़्यादा टाइम तैयारी नहीं करी, मात्र 4 से 5 महीने तैयारी की थी, ओनली 4 to 5 मंथ्स, उसी में इतना 550 मार्क्स, ठीक है। 4-4 5-5 साल लग जाते हैं बच्चों को यहाँ तक पहुँचने में। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, कंपेयर ही मत करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। और अच्छे से, चलो ये तो उसके लिए थे जो हेटर्स होते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, कमेंट करते रहना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और भी करना ताकि वीडियो और ज़्यादा प्रमोट हो। तो करते रहना, तुम जितना भी कमेंट हो, गंदे कमेंट हो, करो, भर भर के करो, और अपने आसपास को भी लेके आओ कि चलो कमेंट करने चलेंगे, ताकि वीडियो यूट्यूब प्रमोट करे। मुझे तो चाहिए तुम्हारे जैसे, ठीक है ना। कैरी ऑन, लगे रहना। और जो अच्छे बच्चे हैं उनके लिए तो अच्छे से अब इसको पढ़ना है, अच्छे से नोट्स बनाने हैं, और बस आपको इस पर बिलीव करना है, टीचर के ऊपर बिलीव करना है, वो मेरी गारंटी है। नीट में जितने भी क्वेश्चन आएंगे, एक सिंगल क्वेश्चन भी नोट्स के बाहर से नहीं आएगा। हर एक क्वेश्चन, चाहे वो कितना भी आउट ऑफ सिलेबस चला जाए, ठीक है, कि 1-2 क्वेश्चन ही आउट ऑफ सिलेबस देता है, वो भी रेलिवेंट होगा, वो भी यहीं से बनेगा। तो चाहे तुम्हारा कोई सा बोर्ड हो, ठीक है ना, स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, या तुम्हारा नीट हो, क्योंकि मेरा मेन फोकस होता है नीट पे। मैंने बोर्ड को मान के पढ़ाता ही नहीं हूँ, ये थ्योरी लिख देता हूँ कि ये लिख देना अपने बोर्ड में। बाकी तो क्या होता है, पूरा कंटेंट क्या है, नीट का है, क्योंकि मेरी हैबिट है नीट को पढ़ाने की, मैंने आज तक अभी तक नीट को ही पढ़ाया है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, अच्छे से मेहनत करना है, अच्छे से चीज़ों को रिवाइज करना है, और बाकी और हेटर्स के लिए लगे रहना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।